सो व्हाट आई एम टेलिंग कि जो जो गांव है, जैसे छोटे गांव जो होते हैं, तो वहां का इकोसिस्टम पूरा उनके, जो वहां, जो लोग वहां जन्म लेते हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो इंटायर विलेज की बात कर रहा हूं मैं, जो शहर के आसपास वाले भी आजकल, आजकल बहुत सारे गांव जो है वो शहर में समावित हो गए हैं, शहर के अंदर ही आते हैं, तो उनकी बात नहीं है। सो ऐसे जगह पे दो लोगों का मतलब, दो लोगों का कहानी है ये। एक आदमी जो है उनका नाम है हरिचरण, ठीक है। दूसरा जो है वो विनोद। दोनों, दो घरों में दोनों का जन्म होता है। तो हरिचरण जो है वो एक संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं, एक अच्छे फैमिली में जन्म लेते हैं। और चूंकि वो एक अच्छे, मतलब गांव में भी दोनों तरह के लोग हैं, गरीब, गरीब अमीर जैसा लोग कहते हैं, संपन्न और ये, तो दोनों तरह के हैं। और जो विनोद है वो किसी दुर्भाग्यवश ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां उनका, जहां खाने पीने के लिए भी बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तो दोनों लोग अपने अपने तरह से स्ट्रगल करते हैं, मतलब अपने अपने तरह से जिंदगी आगे बढ़ती है। पढ़ाई करते हैं दोनों, पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद में जब आपका, जैसे जब पढ़ाई हो जाता है, तो एक समय आता है जब आपको मतलब कुछ कार्य के लिए मतलब जाना पड़ता है या करना पड़ता है कुछ कार्य जीवन को आगे ये करने के लिए। तो उस समय जो है वो आपके योग्यता के हिसाब से आपको चुना जाता है कि आप किस किस काम के लिए हैं, किस काम के लायक है। तो चूंकि हरिचरण जो है वो एक संपन्न परिवार से हैं, और बहुत मतलब बहुत अच्छे से उनका ये हुआ है एजुकेशन। जैसे अब गांव में स्कूल एक ही है, गांव में देखेंगे तो स्कूल तो एक ही है, पर हरिचरण के पिताजी कैपेबल है कि वो उसको ट्यूशन पढ़ा सके, ठीक है। प्लस उसके पास में और कोई काम नहीं है, उसको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो क्या है कि फ्रीली पढ़ सकता है, उसके पास में मतलब संसाधन है कि जिसकी वजह से उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। विनोद के घर में प्रॉब्लम क्या है कि उसके पिताजी जो हैं वो खेत में काम करने जाते हैं, और उसको उनको हेल्प करना पड़ता है, मतलब खाना लेके जाना, वहां सामान पहुंचाना, ठीक है। घर पे कोई अब पिताजी जो कि बिजी हैं उसके, तो उसको घर पे अगर कुछ छोटा मोटा काम है तो वो भी घर पे भी वो भी करना पड़ता है, और साथ में अपना पढ़ाई भी करना पड़ता है। तो वो मतलब उसके पास टाइम क्राइसिस है, तो वो घर का सिचुएशन की वजह से वो पूरा फ्रीली फ्री नहीं है पूरा। कुछ ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो है, अलग से ट्यूशन पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है उसके पिताजी के पास। तो जो भी उसको मतलब खुद से पढ़ के स्कूल में जितना पढ़ाया गया और खुद से पढ़ के जितना समझ में आया उसके हिसाब से ये है। तो दोनों का ग्रेड जो है ना वो डिफरेंस है, दोनों के ग्रेड में डिफरेंस है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही गांव में रह रहे हैं, बट दोनों के ग्रेड्स में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग ग्रेड्स लाते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि जो जो हमारा हरिचरण है वो जो भी टीचर के लिए जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता हो उसको वो मतलब क्रैक कर लेता है। सो ही बिकम अ टीचर। और जो विनोद है वो किसी भी एलिजिबिलिटी को नहीं निकाल पाता है, क्योंकि उसकी उसका पढ़ाई जो है वो उतना अच्छा नहीं है, वो बस पास होने वाला ही रह पाया है। तो क्या होता है कि उसको नौकरी दी जाती है चपरासी की, उसी स्कूल में बेल बजाने का, कि उसको कोई अलग से ये नहीं चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखाई उतना ज्यादा ये नहीं पढ़ा लिखा है, बस इतना पढ़ा लिखा है कि हाँ वो लेटर्स पे लिखे हुए नाम पढ़ सकता है और उसको सही जगह पे पहुंचा सकता है। देन उसको वही काम दिया जाता है। सो ये हो गया कि कहाँ वो पहुंचते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो जो हमारे मास्टर साहब है वो थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं कि उनके पास सब कुछ है, ठीक है। सो वो उसका सदुपयोग नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं। स्कूल टाइम से नहीं आते, ठीक है, कि भाई महीना में सैलरी तो आना ही है, स्कूल नहीं भी जाओगे तो भी सैलरी आएगी, ठीक है। स्कूल में नहीं भी जाओगे तो भी सैलरी आएगी। और उसके बाद जो है वो मतलब
क्लासेस में absent रहते हैं, क्लास चल रहा है बट वो वहाँ है नहीं, ठीक है। बच्चे जो हैं वो मतलब अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तो एक बार जो है वो डीएम का विजिट होता है, सरप्राइज विजिट होता है डीएम का। अक्सर स्कूल्स में डीएम और शिक्षा अधिकारी जो है वो सरप्राइज विजिट करते हैं, सरप्राइज विजिट करते हैं। तो वो एक तरह से एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह होता है कि उस समय जाकर के वो देखते हैं और बच्चों को पूछते हैं कि हाँ क्या है, कैसे है, क्या होता है, तुम्हारे टीचर क्या पढ़ाते हैं, तुमको क्या पढ़ा, कैसा क्या चलता है। तो ये जब उनको पता चलता है कि जो हमारे जो मास्टर साहब है वो उस नाम के ही मास्टर साहब हैं, पढ़ा वढ़ा नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा रहे हैं, तो डीएम जो है वो उनको क्या करते हैं, डिमोशन कर देते हैं उनका, उनको भी चपरासी बना देते हैं कि जाओ आप, जब आप काम नहीं कर रहे हो टीचर का। और जब भी ये नहीं रहते थे, जब भी ये नहीं रहते थे तो विनोद जो है वो क्लास लेता था, क्योंकि विनोद को वो उसकी नौकरी का जो ये है स्तर है छोटा है, तो उसको बार बार ये बोल देते थे जाओ तुम। और वो जा करके बच्चों को देखता था, पढ़ाता था। तो जो भी बच्चों ने जवाब दिया तो पूछा कि किसने बताया है, तो विनोद ने बताया है, ये सर ने नहीं बताया, विनोद ने बताया। सो विनोद इज प्रमोटेड टू टीचर। सो फाइनली द स्टोरी कंक्लूड्स कि आपको जो पोजीशन मिला है उसका आपको सम्मान करना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी गेटेड डिमोशन, प्रमोशन नहीं होगा। और अगर आपको कुछ नहीं मिला है देन यू हैव टू ट्राई दिस, उसको कोशिश करना चाहिए कि हाँ जो मेरा काम है उसको मैं ठीक से करूं, और इस बात से ईर्ष्या ना करूं कि हाँ वो उसका काम है तो मैं क्यों करूं वैसे, ऐसा इस तरह की ईर्ष्या अगर हम नहीं रखते हैं तो एक टाइम आएगा जब यू विल गेट प्रमोटेड। ये कितना टाइम में होगा और कैसे होगा, इट्स डिपेंड। सो कम टू द भगवत गीता। अब भगवत गीता पे आते हैं। तो कहाँ थे हम लोग भगवत गीता में, कल कहाँ थे? 5.29 का श्लोक आपने बताया था प्रभु जी। 5.29 का श्लोक कि हमें हमें भगवान को सर्वलोक महेश्वरम मानना चाहिए और सुहृदयम सर्वभूतानाम मानना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें अपना कर्म करना चाहिए, उनको समर्पित करके, ठीक है, उनको समर्पित करके करना चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंग कम्स कि जब अगर मैं बोलूं कि सभी को ये करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? अगर मैं नहीं करूं तो क्या होगा? व्हाट हैपन आई विल इफ आई विल नॉट डू दिस। अगर मैं ये चीज नहीं मानता हूं कि ठीक है मैं ये हुआ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, भगवान का सेवा करना चाहिए, ये सब लोग आप लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग भगवान के अंश है, हम भगवान का हमें सेवा करना चाहिए, तो क्या होगा अगर मैं नहीं करता हूँ? इस बात को कैसे समझना चाहिए कि जीव तो बहुत है, जीव तो 84 लाख है, ठीक है, 84 लाख जीव है, और 84 लाख जीवों में मनुष्य जीवन विशेष है। मनुष्य जीवन विशेष कैसे है कि आपको फैसिलिटीज मिलते हैं। जैसे अगर एक जानवर है, एक कुत्ता है, तो उसका क्या, उसका उसका दिनचर्या क्या है कि वो पूरे दिन खाने के लिए ही मेहनत करता है। एक सुअर है वो पूरे दिन वो खाता ही रहता है, और पूरे दिन वो खाने के लिए ही भागते रहता है, इज बिजी ईटिंग ओनली, खाना ही खाना उसका काम है, खाना सो जाना बस। आहार भय निद्रा मिथुन, ये 4 चीज में ही वो बिजी है, उसके पास और कुछ करने के लिए समय नहीं है। मनुष्य जीवन में आपके पास समय है कि आप कल के लिए भी खाना आज ही संग्रहित कर सकते हैं। अब इस चीज को हम जब हम मतलब आगे पढ़ेंगे तो अत्याहार वर्जित कहा जाता है कि अत्याहार वर्जित है। पर अत्याहार वर्जित उस कंडीशन में नहीं होगा। अत्याहार का मतलब होता है कि आप अति संग्रह को अत्याहार कहते हैं। अत्याहार मतलब प्रत्यक्ष रूप में ये हो गया कि आप ज्यादा खाना खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसका मीनिंग ये है वहां पे जो जिस श्लोक का मतलब रेफरेंस मैं दे रहा हूं, तो वो इसका है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, एनओआई का।
तो उसमें वो अत्याहार जब वर्जित बोलते हैं, तो अत्याहार वर्जित किस कंडीशन में है? जब आप खाने से ज्यादा संग्रहित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पर आपके पास में ये यही चीज प्रिविलेज भी है कि आप एक दिन, मतलब अगर आप मतलब अभी काम कर रहे हैं, तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। फ्यूचर सिक्योर करने के बाद में बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, और उसके बाद में उसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, तो फिर ये अत्याहार हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना कुछ समय, ताकि आपका आगे का समय जो है आप आराम से भगवान का भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो आप आज के डेट में कल का या शाम का, सुबह को शाम का चीज जो है आप बिल्कुल उसका मतलब व्यवस्था करके रख सकते हैं, ताकि आपको आपको वो चिंता न रहे, और आप उस चिंता से मुक्त होकर के, मतलब आहार भय निद्रा मैथुन से ऊपर जा करके, और आप मतलब अपने जीवन का उद्देश्य, इस जीव के जीवन का उद्देश्य जो है उसको समझे, और उसको पूर्णता को प्राप्त प्राप्त करे। पूर्णता को प्राप्त करना ही जो है उद्देश्य है आपका, हर जीव का। उसके पूर्णता को प्राप्त करना, पूर्ण वो तब होगा जब वो, जो देखिए चूंकि वो अणु है, तो जब वो विभू से मिलेगा, जो आत्मा है वो परमात्मा से जब अपना संबंध समझेगा और उस संबंध को जब जोड़ लेगा, तो वो पूर्ण हो जाएगा। जैसे किसी मैकेनिकल, मतलब एक गाड़ी है, समझिए गाड़ी का एक चक्का किसी काम का है क्या? एक चक्का अगर गाड़ी का कोई मिल जाए तो कोई काम का नहीं है। बट जब वो गाड़ी के साथ में होता है तो वो पूर्ण है, वो पूर्ण गाड़ी के रूप में है। तो इस तरह से जब अनु आत्मा जो है वो विभु परमात्मा के साथ में अपना संबंध स्थापित करता है और उनके लिए कार्य करता है, तो वो पूर्ण हो जाता है। इस पूर्णता को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। अब जो आपको प्रिविलेज मिला है, जैसे जो आपको प्रिविलेज मिला है, वो इसीलिए मिला है कि आप ये काम कर सको। अगर आप ये काम नहीं करते, तो फिर तो खाना पीना और मतलब खाना पीना सोना तो बाकी बाकी जीवों को भी तो ये मिलता है ना। तो अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो अभी हो रहा है, जो अभी हम देख रहे हैं, कि आप देखिए, सिर्फ हम आज भी वही कर रहे हैं ना। हमारे पास जो कार्य हम कर रहे हैं वो यही है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, और मतलब उसको थोड़ा सोफेस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं। तो आज से 50 साल पहले भी लोग ये काम करते थे। ये चारों काम तो लोग पहले भी करते थे ना, 50 साल पहले। 50 साल, हम 50 साल, जैसे हम मैं 50 साल इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग इजिली उसको इमेजिन कर सकते हैं, इजिली 50 साल को इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप जैसे यहाँ जो लोग भी बैठे हैं, आप अगर अपने पिताजी को देखिए, तो वो लोग हम लोग जितना परेशान नहीं थे। रोटी कपड़ा मकान जुटाने में इतना ज्यादा परेशान नहीं थे ना वो। तो अभी जो हमसे आगे जो टाइम आएगा, वो लोग और ज्यादा परेशान होंगे, वो लोग और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसी चीज को इकट्ठा यही करना है, कर भी वो यही रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ अलग से कुछ करने वाले हैं। वो लोग भी खाना पीना और मतलब आत्मरक्षा बस यही कर रहे हैं वो लोग। लेकिन वो परेशान होते जाएंगे, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य करना जो है छोड़ दिया है। उसमें से जो जो प्रिविलेज आपको मिला था, वो आपने छोड़ दिया है। जैसे आप अभी मतलब विजिबल एग्जाम्पल सबको सबको दिखता है। आप लोगों ने कलेक्टर का बंगला देखा है? कहाँ होता है कलेक्टर का बंगला, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? हैदराबाद कलेक्टर का बंगला कहाँ है? हैदराबाद कलेक्टर का बंगला मुझे भी नहीं पता हैदराबाद कलेक्टर कहाँ है, बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कलेक्टर का बंगला हर सिटी में, इनसाइड द सिटी, बहुत बड़े जगह पे होता है। मतलब सिटी के बीच में कहीं पे बहुत बड़े जगह पे होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा। वहां पे अंदर में सब कुछ होता है, जैसे प्लेग्राउंड होगा, ये आपको क्या कहते हैं कि बगीचे होंगे, ठीक है। गार्डन। हाँ हाँ माता जी। गार्डन विला जैसे हाँ, या है। एंड गार्डन विला ऑल थिंग, किचन गार्डन एंड फ्रूट गार्डन, सब कुछ वहां पे होता है। तो सब कुछ उनको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है,
जिस जगह को कॉमर्शियली यूज करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता था, उस जगह को ऐसा चीज वहां पे गार्डनिंग किया जा रहा है। वाई? टू गिव हिम अ स्पेशल ट्रीटमेंट। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देते हैं उसको? और उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाला जो चपरासी है, वो उसका उसका जो मतलब सर्वेंट क्वार्टर, जो स्टाफ क्वार्टर्स है ना, वो सिटी के बाहर होता है। वो सिटी के बाहर में वो रहता है, वो रोज वहां से आता है। उन्हीं उनके उनको चाय पहुंचाने वाला वो भी उसी ऑफिस में रहता है। लेकिन वो इतने दूर से आता है, इतना परिश्रम करके ये करता है। और कलेक्टर साहब को क्या है, जो उनका ऑफिस है उससे आधा किलोमीटर पे उनका बंगला होगा, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर इतना ही दूर होगा, आसपास में बंगला है। और वहां वो बंगले में अंदर चले जाएंगे तो सब कुछ है वहां पे, सब कुछ उनके लिए व्यवस्था की जाती है। कुछ अगर उनको चाहिए तो एट ए टाइम वहां पे आदमी है जो वो लेकर के आकर के देगा। सब कुछ मतलब एट द फिंगर टिप्स हर चीज अवेलेबल है, उनको बोलने भर का देर है, और कुछ भी जो भी उनको चाहिए वो मिल जाता है। सो व्हाई दिस इज? बिकॉज उस आदमी के ऊपर उस पूरे जिले का भार है, उस पूरे जिले का भार उनके ऊपर है। उनको बहुत सारा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अदर देन ईटिंग, स्लीपिंग एंड मेटिंग। इसके अलावा उनके पास में और बहुत सारा ये है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, कोई नेता आ रहा है, कोई ये आ रहा है, और उन सब का अरेंजमेंट करना है। वो एक जो कलेक्टर होता है उनके पास में मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी होता है, और जुडिशियली जो है वो भी होता है। स्टार्टिंग में जुडिशियल प्रॉब्लम्स भी उनके पास होके जाते हैं। तो ये सारा चीज मिक्सड अप होकर के कितना सारा क्योस क्रिएट करेगा। तो अगर वो आदमी अपने बेसिक नीड्स के लिए ही मेहनत कर रहा है, उनको समझिए कि कलेक्टर साहब को थैला लेके सब्जी लेने जाना पड़े, कि वो थैला लेके सब्जी जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है, बीवी के लिए जो है वो शॉपिंग करने जा रहे हैं उनके। शॉपिंग ऐसे भी करते हैं लोग, करते हैं, बीवी के लिए तो करना ही पड़ता है सबको लेकिन आई वांट टू से कि अगर ये सब कुछ उनको करना पड़े जो हम लोग करते हैं जनरली हमारे लिए, जो हम लोग रोज, या फिर जो एक जनरल कॉमन मैन जो रोज करता है, कि हाँ वो सब्जी लेकर के आ रहा है, वो कपड़े प्रेस करवाने जा रहा है, तो ये सब चीजें अगर वो करेंगे, तो वो जो ये इतना सारा जो शेड्यूल्ड मीटिंग है और इतना सारा जो ये है, वो कब करेंगे? वो करने के लिए तो टाइम नहीं है ना उनके पास में। दैट्स वाई गवर्नमेंट जो है वो उनको कॉम्प्लीमेंट करता है कि ये सारा चीज आपको आपका दूसरे को ही कर देंगे, आप फोकस करो। कहाँ? आप फोकस करो, मतलब डिस्ट्रिक्ट चलाने पे, जिला चलाने पे फोकस करो। और इन सब चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे को स्कूल जाना है, ओके, एक आदमी है, गाड़ी है, वो लेके जाएगा बच्चे को स्कूल और लेके आएगा, इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैडम को क्लब जाना है, ओके, गाड़ी है, वो लेके जाएगा। आपको ऑफिस छोड़ के नहीं जाना है, समवन इज देयर, वो जाएगा, ठीक है, आपको ऑफिस में बैठ के रहना है। इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है कि आप वो आदमी पूरा फोकस रहे अपने काम पे। क्योंकि अगर अभी वो बीच में कॉल आ गया और वो वहां जाएगा, वो उसका टेंशन हो गया, अरे अभी बच्चे को कौन लेकर के आएगा, टाइम हो गया, तो वो जो मीटिंग में जो बोलना है और जो उनका मतलब जो डिस्कशन चल रहा है उससे दिमाग भटक जाएगा ना एकदम। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें जो ये प्रिविलेज मिला है, ये प्रिविलेज हमें सिर्फ इसलिए नहीं मिला है। ये मैं बार बार, हम लोग भगवत गीता में जो है ये बोलते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन जो है वो सामान्य है, और व्यक्ति को उससे ऊपर सोचना चाहिए। पर मैं इसको ज्यादा, मैंने ये बोला था कि मैं सेम चीज को थोड़ा सा और एलेबोरेटली समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए कि अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर हम लोग ये सोचे कि ठीक है हम मतलब यही करेंगे, हम नहीं बढ़ते आगे, क्या होगा? नहीं बढ़ेंगे आप आगे, तो प्रभुपाद जैसे अपने शब्दों में लिखते हैं कि फिर उसके बाद आपको प्रकृति के नियम के अनुरूप जो है वो चलना पड़ेगा। और प्रकृति के नियम बड़े क्रूर हैं। प्रकृति के नियम, चूंकि जैसे हम जब भगवत गीता के क्लासेस में हमने आपको बताया कि ये जो है, ये जो जिस जिस जगह को हम लोग भोगने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये जेल है। यहाँ की जेलर जो है वो दुर्गा देवी है। तो आप जेल में होकर के नियम तोड़ करके नहीं रह सकते। क्योंकि अगर आप सपोर्टिव हैं, जैसे जेल में कोई व्यक्ति है, और अगर वो जेल के नियमानुसार चलता है, तो हो सकता है कि उसकी सजा कम हो जाए।
ऐसा होता है कि अगर उसका आचरण अच्छा है तो उसकी सजा कम हो जाएगी, उसको जल्दी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा सोचता है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी का ही करूंगा, मैं तो नियम में नहीं मान रहा, मेरे लिए थोड़ी बनाया नियम, तो फिर उसके बाद में हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए आपका। आपका आचरण खराब है, आप वहां पे भी गलती करते हैं, तो सजा एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि अगर, और ये चीज हमें प्रत्यक्ष में दिख रहा है, ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में लोग जो है ना, भोजन के लिए, एक समय के भोजन के लिए पूरे दिन परिश्रम करेंगे। एक समय के भोजन के लिए पूरे दिन परिश्रम करना पड़ेगा, इतना कठिन समय जो है वो आगे आने वाला है। और ये इसीलिए आ रहा है कि हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। जो हमारा ड्यूटी है उस ड्यूटी को हम नहीं निभा रहे हैं, तो हमको जो रूल्स हैं वो और ज्यादा ज्यादा हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, जैसे हमारे हरिचरण जी के साथ में हुआ। ठीक है। तो अब आप लोग मतलब एक तीसरा ऑप्शन भी है कहानी का, एक और पहलू भी है कि क्या होता अगर हरिचरण जी अपना ड्यूटी कर रहे होते और कलेक्टर आता, तो क्या करता वो? कोई चेंज नहीं करता। कोई प्रमोशन चेंज करता नहीं। और उसको बढ़ाता, मतलब शाबाश। हाँ, विनोद का पदोन्नति का जो है वो अवसर फिर भी रहेगा। विनोद फिर भी पदोन्नति कर सकता है, प्रमोशन पा सकता है, लेकिन जो हमारे हरिचरण जी का जो डिमोशन हुआ ना, वो नहीं होता अगर वो अपना कर्तव्य कर रहे होते। तो आपको कौन सा वाला कैरेक्टर चूज करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कौन सा कैरेक्टर चूज करना है। और ये निश्चित है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम ह्यूमन प्रिविलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ को यूटिलाइज नहीं करेंगे, देन वी विल गेट पेनलाइज। हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कि सिंपल खामियाजा यही है कि फिर आपको दोबारा से, मतलब पहले तो दोबारा से ये जन्म नहीं मिलेगा, मतलब ह्यूमन लाइफ नहीं मिलेगा। और दूसरा है कि उसके बाद कितने दिन बाद जब मिलेगा, तो समझिए कि उस समय कैसे, कितना बुरा दशा हो गया रहेगा कलयुग का। कलयुग और कितना वर्स्ट हो गया रहेगा। तो इसलिए, और इतना सिंपल में हम लोग को मिला है, इतना आसान। और ये मैं जब ये कर रहे थे क्या, जब नाम का महत्व बता रहे थे, तब एक श्लोक मैंने बोला था, मुझे अभी याद नहीं है। तो अभी आज क्या है, मैं ऐसे बताता हूँ। अस्थि, आज मैंने जल्दी इसलिए ये किया, वाइंड अप किया, कि मैं 2-3 दिन से एकदम लेट लेट हो जा रहा था। सो हाँ, तो ये श्लोक ये था जो मैंने इसके समय में बोला था। क्या बोलते हैं, जब हरिनाम का महिमा सुना रहे थे ना, तब कलेर दोषे निधे राजन, अस्ति एक महागुना, कृत्यंत एव कृष्ण से मुक्त संघ परम व्रजते, व्रजित। इसका मीनिंग है, कलयुग के बहुत सारे दोष हैं, ये कह रहे हैं, हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है तथा दिव्य लोक को प्राप्त कर सकता है। तो इतना सारा जो बुराई है कलयुग का, उसके बावजूद में एक ये महागुण है कि यहाँ इस समय में आपको, मतलब देवलोक को प्राप्त करने के लिए कोई अलग से बहुत सारा परिश्रम, मतलब 10,000 साल का तपस्या और अश्वमेध यज्ञ, ये करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ माला उठाना है और चैंटिंग करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वी हैव टाइम, तो अगर किसी को कुछ पूछना है देन प्लीज। नो क्वेश्चंस?